आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेश खिदमत है हफ्तावार प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज हम दो अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा हमारे सुनाम से वाबस्ता है। सुनाम के बारे में शायद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुनाम का जहाँ नाम आता है ये समझिए शहीद उधम सिंह का नाम आता है। शहीद उधम सिंह की सरजमी है सुनाम। पटियाला से तकरीबन 55 किलोमीटर है और संगरूर ज़िले की एक अहम तहसील है। आजकल वहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक नुमाइंदे हैं श्री अमन अरोड़ा जी, जो बहुत नेक इंसान हैं, बहुत अमीर इंसान हैं। अमीर होना कोई गुनाह नहीं होता। अगर मेहनत से पैसे कमाए जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। देश का फ़ायदा होता है, मुल्क का फ़ायदा होता है। तो वहाँ से वो नुमाइंदे हैं आम आदमी पार्टी से। और अभी पिछले कुछ 4 महीने पहले मान साहब ने, पंजाब के वज़ीर आला साहब ने उन्हें अपनी काबीना कैबिनेट को कहते हैं, अपने कैबिनेट में जगह दी और उनको एक अहम डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है। आज हम बात अमन अरोड़ा साहब से कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उनसे कोई रिश्ता है। ये ठीक है कि हम उन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। वो मानते हैं नहीं मानते उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि देखिए ये एक बात तो सच होती है कि जो हम जैसे आम लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो तकरीबन बड़े लोगों को अंकल, आंटी, भाई, बहन ऐसे रिश्ते बना लेते हैं। उन लोगों की आदत होती है, मजबूरी होती है। ये बड़े लोग इन छोटे लोगों के, हमारे जैसे लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं ये वही बता सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। बहरहाल मैं इस मुद्दे पर भी बात नहीं करना चाहता कि मैं उन्हें क्या समझता हूं या वो मुझे क्या समझते हैं। जो सबसे अहम मुद्दा मैं उनको बताना, आप हमारे सामीन ऑडियंस को कहते हैं, उसको बताना चाहूँगा और ख़ास तौर पर सुनाम को बताना चाहूँगा। और उससे भी ख़ास पंजाब के वज़ीर आला मान साहब से कहना चाहूँगा। जब वो वज़ीर बने तब हम उनके घर गए थे। उनको हमने एक लिखती रूप में एक दरख्वास्त दी थी, एक एप्लीकेशन दी थी। ग्रांट ग्रूंट की बात छोड़िए, वो दे ना दे वो उनकी पर्सनल है, उस पर मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करने वाला। हमने एक बात उनसे कही थी कि सुनाम में शहीद उधम सिंह का मेमोरियल है, जो कि हर एक सुनाम के लिए, हर सुनाम वासी के लिए बहुत बड़ी बात है, फ़ख्र का वाइस है हर एक सुनाम का बाशिंदा। हमने कहा कि सुनाम में शहीद उधम सिंह ने जो किया तो किया, लेकिन कुछ और ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि मैं सुनाम रहा नहीं कभी। मेरे वालिद वहाँ के हैं, वहाँ से पैदा हुए, वहाँ ही उन्होंने तालीम हासिल की। और जो 3 शख्स जिनको मैं जानता था, जानता हूँ, जिन्होंने जंग आज़ादी में शिरकत की, वो थे एक मेरे वालिद प्रोफेसर हंसराज गुप्ता साहब, दूसरे थे सरदार प्रताप सिंह बागी जो मशहूर फोक सिंगर पम्मी बाई के वालिद हैं, तीसरे ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जो साथ ही एक सुनाम के पिंड है जखेपल, वहाँ से हैं और वो MLA बने थे वहाँ से। तो और मैं फिर कह रहा हूँ और भी होंगे, मेरे को नहीं पता इनके बारे में। मैं उनसे, अरोड़ा साहब से ये गुजारिश करके आया था कि जहाँ शहीद उधम सिंह का मेमोरियल है, इन 3 लोगों की सिर्फ तस्वीर वहाँ लगा दी जाए एक दीवार पर, और लिख दिया जाए कि ये भी सुनाम के हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए, जंग आज़ादी में अपनी शिरकत दी और उसके लिए उन्होंने तकलीफ़ें सही। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई गलत बात की या बुरी बात की, जो शायद अभी तक हमारे खूबसूरत और अमीर नुमाइंदे साहब को अच्छी नहीं लगी या पसंद नहीं आई। उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गौर भी नहीं किया। मैं फिर कहता हूँ अमन जी, इसमें आपका और आपकी सरकार का 1 रुपया नहीं लगने वाला। 3 लोगों की फ़ोटो मंगवा लीजिए और वहाँ लगवा दीजिए। 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी से अच्छा इन लोगों को एक खराज अक़ीदत पेश करना सबसे अच्छा तरीका होगा। सुनाम के ये मेरा जो वीडियो है, सुनाम के जितने लोग देखें, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप भी चुप मत रहिए, आप भी मिट्टी के मादो मत बनिए। जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, आप लोगों को उन पर नाज होना चाहिए। जाके अपने इस मकबूल नेता, मकबूल कहूँगा मैं भी,
इस मकबूल नेता के कानों में आवाज़ डालिए कि वो नींद से उठे और ये करे। मान साहब, अगर आप पे बार मेरी बात कहीं ना कहीं गलती से पहुंच जाए तो आप भी अपने अजीज़ अमन को कहिए कि कुछ शर्म करनी चाहिए। मैं अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ शर्म करनी चाहिए। अगर हम शहीदों का एहतराम नहीं करते तो हमें ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। ये सब करना सुनाम के जो बाशिंदे हैं उनका काम है कि अपने लोगों की एक कम से कम एक तस्वीर तो लगा सकते हो यार। इतना उन्होंने कहा है कि किया है देश के लिए, आप लोग तस्वीर भी नहीं लगा सकते। शर्म करनी चाहिए आप लोगों को, सिर्फ अमन को नहीं, सारे सुनाम वालों को। कर लो शर्म यार थोड़ी सी। एक बात, चलिए ये देखते हैं क्या बनता है। दूसरी बात, मैं पंजाब के वज़ीर आला सर भगवंत सिंह मान और वज़ीर सेहत सर चेतन सिंह जी जौड़ माजरा साहब, जो कि नहायत अच्छे आदमी हैं, जिनसे मैं अभी पिछले अक्टूबर में हमारे यहाँ एक फंक्शन था, उसमें उन्होंने सदारत भी की थी, और बहुत सीधे साधे नेक शरीफ बंदे हैं। उनसे करना चाहूँगा, कोई शिकायत नहीं है सर। एक सजेशन है जो आज तक आप तक नहीं पहुँचा, शायद मैं देना चाहता हूँ। पंजाब में सर तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख रेगुलर एम्प्लॉई हैं, मुख्तलिफ़ महकमों में, मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशंस में, मुख्तलिफ़ कहते हैं डिफरेंट उनमें, और तकरीबन 2-2.5 लाख पेंशनर भी हैं, वो भी अलग अलग मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट्स में। तकरीबन ये गिनती इनकी 5-5.5 लाख की हो जाती है, जिसका मतलब है 18 से 20 लाख लोग हो गए, क्योंकि एक फैमिली, एक में 3 या 4 लोगों की फैमिली होती है आजकल। 3 की तो कम से कम 4 की लगा लीजिए, एवरेज 4 की लगाएं तो तकरीबन 18-20 लाख लोग हो गए। सर अब हो ये रहा है कि जो सरकारी अस्पताल हैं हमारे, उनमें क्या हाल है क्या नहीं है उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये जो सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, इनको क्योंकि सरकारी अस्पतालों में प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता, वहाँ हर चीज़ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्टाफ की कमी है, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड देयर। वो अलग बात है कि सरकार बेवकूफ़ों की तरह मोहल्ला क्लिनिक पर पैसे खर्च कर रही है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। खैर इस वक्त मोहल्ला क्लिनिक की भी बात नहीं करेंगे, हम इसी मुद्दे पर फोकस रहेंगे। तो ये लोग जितने हैं 18-20 लाख, बीमार तो आजकल हर एक इंसान होता है किसी न किसी स्टेज पर, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, तो वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेते हैं। जो उनका मेडिकल बिल आता है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के जो डीडीओ होते हैं, डीडीओ कहा जाता है ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर, जहाँ से उन्हें पेंशन या पे मिलती है, वहाँ सबमिट किया जाता है। वहाँ जो डीडीओ हैं सारी डिपार्टमेंट के, जितने पंजाब के, चाहे वो हेल्थ के बारे में बात बताऊंगा आपको, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो पावर है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो पुलिस है, जो भी डिपार्टमेंट है सरकारी, सबके जो डीडीओ हैं वो बिल 25,000 से नीचे का जो बिल हो वो सिविल सर्जन को भेज दिया जाता है। 23 जिले 23 सिविल सर्जन, उनको ज़िले के वाइज भेज दिया जाता है। 25,000 से जो ऊपर हो वो सिविल सर्जन अपना सिर्फ उसमें कुछ नहीं करना, एक मीमो लगाकर फॉरवर्ड करके डायरेक्टर हेल्थ को भेज दिया जाता है, जो चंडीगढ़ बैठते हैं। अब देखिए सर, 23 जिलों के बिल डायरेक्टरेट ऑफिस में जाते हैं, और वहाँ क्या होता है सर, एक बिल निकलने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा, पैसे उतने ही मिलने हैं, पैसों की एक रेट लिस्ट बनी हुई है एम्स के और पीजीआई के अकॉर्डिंगली, जो रेट है एम्प्लॉय को वो मिलने हैं। मान लीजिए मैंने अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपेंडिसेक्टमी करवाई, अपेंडिसेक्टमी कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन, मैंने यहाँ अमर हॉस्पिटल से करवाया, मेरा बिल आ गया 1 लाख रुपया, जो हॉस्पिटल ने चार्ज किया। उन्होंने तो एक्चुअल चार्ज करना है ना सर, तो वो मैंने अपने डीडीओ को दिया, डीडीओ ने सिविल सर्जन को भेज दिया, क्योंकि 25,000 से ऊपर था वो बिल सिविल सर्जन ने ऊपर डायरेक्टर को भेज दिया। ये हम एक आपको स्टोरी बताने के लिए बता रहा हूँ, चेतन साहब, जौड़ माजरा साहब, सुनिए इसको ध्यान से। तो वो वहाँ उनके पास एक रेट लिस्ट बनी हुई है पीजीआई और एम्स की, उन्होंने कुछ नहीं करना, उसके मुताबिक उन्होंने रेट करके, चाहे अमर हॉस्पिटल में से 1 लाख दे रहा है, वहाँ जो गवर्नमेंट रेट है वो मान लीजिए 30 से 40,000 के से ज़्यादा नहीं होंगे, वो 40,000 का वेरीफाई करके फिर वो पेरेंट डिपार्टमेंट को भेज देता है जहाँ से बिल आया है। वहाँ फिर डीडीओ उसको अप्रूव करता है और फिर वो पैसे आपके खाते में आते हैं। तो ये देखिए सर, अभी मैं हेल्थ की बात कर रहा था, अब हेल्थ का भी सुन लीजिए। यहाँ मैंने
2 दिन से मैं इस पे काम कर रहा था। मैंने यहाँ राजेंद्र हॉस्पिटल में जो यहाँ के मेडिकल सुपरडेंट साहब हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि छोटे छोटे आदमियों का कौन फ़ोन उठाता है सर। जो मर्ज़ी कह लीजिए, जितने बड़ी सरकारी फ़ोन दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, डीसी को दे दो, एसएसपी को दे दो, एसएचओ को दे दो, सिविल सर्जन को दे दो, कोई फ़ोन नहीं उठाता सर किसी का। इस पे भी गौर करना चाहिए भी, क्यों कितने सरकारी फ़ोन ये लोग महीने में अटेंड करते हैं। इस पर भी देखिए कभी, तब आपको पता लगेगा भी कितनी एफिशिएंसी है हमारे डिपार्टमेंट्स में। एनीवे, तो वो मैंने वहाँ से अपने सोर्सेज से पता किया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, पैरों के नीचे ज़मीन निकल जानी चाहिए। राजेंद्र हॉस्पिटल जहाँ सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ का जो प्रिंसिपल है उसकी जो पोस्ट है आजकल डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हो गई है। ऐसी अमृतसर में है, ऐसी फरीदकोट में है। यहाँ पर भी जो उनके अपने स्टाफ के, चाहे वो मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल स्टाफ के जो बिल आते हैं, ये भी 25,000 के नीचे जो होते हैं वो इनका प्रिंसिपल पास करता है। 25,000 से जो ऊपर होते हैं वो भी डायरेक्टरेट का ऑफिस को, इनके DRME होता है डायरेक्टर, वहाँ भेजे जाते हैं। सर, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि एक हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसके स्टाफ के बिल भी ये वहाँ डॉक्टर नहीं करते, जबकि उनका मेडिकल सुपरडेंट है, सारी टीम है, रेट फिक्स है। तो क्यों ये लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? और सर, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जितने पैसे प्राइवेट में लगते हैं उससे जो एक्चुअल पास होते हैं तो वो सिर्फ 40-50% मिलते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के रेट बहुत ज़्यादा हैं। आदमी मजबूर है उसने कराने हैं, लेकिन जो 50% उसको मिलना है, 60% मिलना है। सर, ऐसा कुछ इंतजाम कीजिए। जैसे 23 मैंने कहा ज़िले हैं, 23 सिविल सर्जन हैं, जिस ज़िले का बिल हो, जिस डिस्ट्रिक्ट का बिल हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, वो वहीं के सिविल सर्जन को पास करना चाहिए। उसके पास पूरी टीम है, वो रेट लिस्ट उसके पास भी पड़ी है, तो क्यों चंडीगढ़ भेजा जाता है सर? खामखा परेशान करने के लिए ये रिवायतें बंद कराइए सर। बहुत मुश्किल होती है सर। लोगों के पास, आम जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, उनके पास पैसे नहीं। 6-6 महीने लगे। एक मेरा दोस्त है, उनका डायलिसिस चल रहा है, तो 6 महीने अगर उसका बिल पास नहीं होगा तो वो कहाँ से डायलिसिस कराएगा सर? पैसे फिर आपने वही देनी है जो सरकारी रेट है। ये बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। आपकी सरकार का फ़र्ज़ है और धर्म भी है, कर्म भी है ये आपका, कि लोगों को राहत दें। ये 20 लाख लोगों को राहत आप फ़िलहाल ये दे सकते हैं कि जितने सिविल सर्जन्स हैं उनको फुल पावर दी जाए कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर जितने मेडिकल बिल आते हैं वो एम्स और PGI की जो रेट लिस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव की है उस पर अप्रूव करके अपने अपने डिपार्टमेंट को भेज दिए जाए। और राजेंद्र हॉस्पिटल में वहाँ के डायरेक्टर से कहा जाए कि जो आपके स्टाफ के बिल हैं वो आप खुद करो। आप तो इसका मतलब आप DRME से कम हो। डायरेक्टर, आप भी डायरेक्टर, वो भी डायरेक्टर, फिर क्यों भेजते हो यार? तो इस पे बहुत अहम मुद्दे पर मैंने बात की है। इस पे मेरे को 100% यकीन है कि हमारे दोस्त, तो नहीं कहूँगा, खैर पहले दोस्त हुआ करते थे, अब तो दोस्त जब कुर्सी कर्सी मिल जाती है तब दोस्त नहीं कोई रहता सर। मैं रिस्पेक्टफुली कहूँगा सर, चेतन सिंह जी, जॉर्ज माजरा जी, 2 बार मैंने जी कहा था कि शायद खुश हो जाएं। मेरा इसमें सर ज़ाती कोई मकसद नहीं है, सरकार के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 20 लाख लोगों की आवाज़ सुनिए और इनको थोड़ी सी राहत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।